आज अगर किसी को बोल दो कि अमुक कोर्स कर लो तो वो सबसे पहले तो गूगल करेगा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है क्या। लेकिन 1400 साल पहले एक भिक्षु सच में पैदल निकल पड़ा था सिर्फ पढ़ने के लिए और मंजिल थी भारत। साल था 630 ईस्वी। चीन की विशाल राजधानी चांगान अभी सो रही थी। उसी शहर की अंधेरी गलियों में एक युवा भिक्षु चुपचाप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहा था। उसकी उम्र केवल 29 वर्ष थी। उसके पास ना धन था, ना कोई सुरक्षा, ना ही किसी राजा का संरक्षण। उसके पास केवल एक चीज थी, वो थी ज्ञान की ऐसी प्यास जो डर से बड़ी थी। उस भिक्षु का नाम था ह्वेनसांग। आज हम जानेंगे कैसे चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए, उन्होंने कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया, कहाँ कहाँ गए और यहाँ आकर उन्होंने भारत के बारे में अपनी पुस्तक में क्या क्या बताया, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के जीवन यापन, यहाँ के खान पान के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। उस समय चीन में हालात बिल्कुल आसान नहीं थे। देश में सूखा पड़ा हुआ था, रास्तों पर डाकुओं का खतरा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी भी नागरिक को देश छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे समय में ह्वेनसांग का भारत की ओर पैदल निकल पड़ना लगभग असंभव निर्णय जैसा था। लेकिन कुछ यात्राएं परिस्थितियां देखकर नहीं बल्कि भीतर की पुकार सुनकर शुरू होती हैं। यह विवरण हमें उनकी जीवनी द लाइफ ऑफ ह्वेनसांग में मिलता है। ह्वेनसांग बचपन से ही एक विद्वान परिवार में पले बढ़े थे। उनके पिता कन्फ्यूशियसी परंपरा से जुड़े एक एजुकेटेड व्यक्ति थे और घर में पढ़ाई लिखाई का एनवायरनमेंट था। फिर भी किशोरावस्था में ही ह्वेनसांग का मन बौद्ध धर्म की ओर खिंच गया और उन्होंने बहुत कम उम्र में भिक्षु जीवन अपना लिया। अध्ययन के दौरान उन्हें धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि चीन में उपलब्ध बौद्ध ग्रंथ अधूरे हैं, उनके अनुवादों में अंतर है और कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं स्पष्ट नहीं है। यही बेचैनी उनके जीवन की दिशा बदल देती है। उनके मन में बार बार एक ही विचार उठता है, यदि सत्य को सही रूप से समझना है तो मुझे उस भूमि पर जाना होगा जहां स्वयं बौद्ध चले थे, और वह भूमि थी भारत। सम्राट से अनुमति मांगी लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। यहीं से यह यात्रा एक साधारण अध्ययन यात्रा से बदलकर साहस की कहानी बन जाती है। एक रात बिना किसी को बताए ह्वेनसांग चांग्यान से निकल पड़ते हैं। आगे उनके सामने जलता हुआ गोबी डेजर्ट था, बर्फ से ढके पहाड़ थे, भूख थी, प्यास थी और हर मोड़ पर मृत्यु का भय था। कई बार उन्हें दिन भर छिपकर रहना पड़ता था और केवल रात में चलना पड़ता था। एक बार तो पानी पीते समय एक तीर उनके बहुत पास से निकल गया और दोबारा फिर एक तीर उनके पास से निकला। इसी तरह से 3 तीर उनके पास से निकले, लेकिन वो बाल बच गए। सौभाग्य से एक बौद्ध प्रहरी ने उन्हें पहचान लिया और सुरक्षित रास्ता दिखाकर उन्हें आगे बढ़ा दिया। ऐसा लगता है मानो इतिहास स्वयं उन्हें बचाकर आगे ले जा रहा था। सिल्क रूट से वे सेंट्रल एशिया के कई नगरों से होते हुए आगे बढ़े। समरकंद, बामियान और फिर जलालाबाद के पास से भारतीय उपमहाद्वीप में उन्होंने प्रवेश किया। तब वे गंगा के मैदानी क्षेत्र में पहुंचे। तब एक नाव यात्रा के दौरान डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। स्थिति
इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें देवी की बलि चढ़ाने की तैयारी होने लगी। किंतु उसी क्षण अचानक तेज आंधी और तूफान उठा। डाकू डर गए और उन्होंने सोचा कि लगता है देवी नाराज हो गई हैं, और उन्होंने उस शांत बैठे भिक्षु से माफ़ी मांग ली। यह घटना उनकी जीवनी में दर्ज है। भारत पहुंचकर ह्वेनसांग सीधे नालंदा नहीं गए। पहले उन्होंने बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा करी, श्रावस्ती, सारनाथ, कपिलवस्तु और बोधगया। यह यात्रा केवल ज्ञान पाने की नहीं बल्कि श्रद्धा को महसूस करने की थी। कई वर्षों की कठिन यात्रा के बाद अंततः जब वे नालंदा विश्वविद्यालय पहुँचे तो उनके सामने ज्ञान का एक ऐसा संसार था जिसकी कल्पना भी उन्होंने शायद पूरी तरह से नहीं की थी। नालंदा उस समय दुनिया का सबसे महान विश्वविद्यालय माना जाता था, जहां हजारों भिक्षु और विद्यार्थी रहते थे। कठोर प्रवेश परीक्षा होती थी, दिन भर शास्त्रार्थ चलते रहते थे। दर्शन, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र से लेकर बौद्ध दर्शन तक अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। सबसे अद्भुत था वहाँ का विशाल पुस्तकालय, जो कई मंजिल ऊंचा था और ज्ञान के असंख्य खजानों से भरा हुआ था। ह्वेनसांग ने यहाँ कई वर्षों तक अध्ययन किया, संस्कृत सीखी और दुर्लभ ग्रंथों की प्रतियां तैयार की, जिन्हें वे बाद में अपने साथ चीन ले गए। उनके लेखों से हमें उस समय के भारत की झलक मिलती है। इन विवरणों की वजह से ही आज भी इतिहासकार 7वीं सदी में भारत को समझने के लिए उनके ग्रंथों पर भरोसा करते हैं। जब ह्वेनसांग भारत में थे तब उत्तर भारत पर सम्राट हर्षवर्धन का शासन था। हर्ष एक शक्तिशाली होने के साथ साथ विद्वानों के संरक्षक भी थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालयों को गांवों की आय भी दान में दे दी थी, ताकि विद्यार्थियों की सभी आवश्यकताएं बिना शुल्क पूरी हो सके। ह्वेनसांग को भी उनके दरबार में सम्मान मिला और धार्मिक सभाओं में उनको विशेष स्थान दिया गया। लगभग 16 वर्ष भारत और आसपास के क्षेत्रों में बिताने के बाद ह्वेनसांग चीन लौटे। सम्राट ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें उच्च सरकारी पद देने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने अपना जीवन अनुवाद और लेखन को समर्पित कर दिया ताकि भारत से लाया गया ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंच सके। उन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखा वही आज हमें बताता है कि उस समय का भारत कैसा था। एक ऐसा देश जो केवल भूगोल नहीं बल्कि ज्ञान, आस्था और संस्कृति का केंद्र था। भारत में कई वर्ष बिताने के बाद जब ह्वेनसांग चीन लौटे तो केवल यादें लेकर वे अपने साथ नहीं गए, वे अपने साथ ज्ञान का एक विशाल खजाना लेकर आए थे। सैकड़ों पांडुलिपियाँ, दुर्लभ बौद्ध ग्रंथ, मूर्तियाँ, बीज और सबसे महत्वपूर्ण अपनी आँखों से देखे हुए भारत का सजीव अनुभव। इन्हीं अनुभवों को उन्होंने बाद में एक महान पुस्तक में लिखा। उस पुस्तक का नाम था दातांग शियुजी। यही वह ग्रंथ है जिसकी वजह से आज हम 7वीं सदी के भारत को इतनी स्पष्टता से देख पाते हैं, जैसे कोई इतिहास नहीं बल्कि आंखों देखी कहानी सुना रहा हो। भारत के लोगों के बारे में ह्वेनसांग लिखते हैं कि यहाँ के लोग स्वभाव से शांत, ईमानदार और धार्मिक थे। वे बताते हैं यहाँ अपराध बहुत कम होते थे और यदि कोई अपराध होता भी था तो कठोर दंड नहीं बल्कि सुधार पर आधारित होता था। उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि समाज में नैतिकता केवल किताबों में नहीं बल्कि लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में दिखाई देती है। लोग वचन का सम्मान करते हैं, दान देना पुण्य माना जाता है और विद्वानों तथा साधुओं को समाज में अत्यंत आदर मिलता है। वे लिखते हैं
कि यहाँ के लोग सत्यवादी और नैतिक थे, अपराध कम थे, राजा न्यायप्रिय थे और शिक्षा तथा धर्म को अत्यंत सम्मान दिया जाता था। वे यह भी बताते हैं कि अधिकांश लोग शाकाहारी थे, चावल, दूध और घी उनका प्रमुख भोजन था और स्वच्छता तथा स्नान को जीवन का महत्वपूर्ण भाग माना जाता था। जब वे भारतीय भोजन का वर्णन करते हैं तो उनकी भाषा में एक तरह की श्रद्धा महसूस होती है। वे लिखते हैं, अधिकांश लोग मांस और शराब से दूर रहते थे। भोजन मुख्य रूप से चावल, दूध, दही, घी, फल और दालों पर आधारित था। भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि शुद्धता और संयम के लिए भी लिया जाता था। वे यह भी बताते हैं, भोजन से पहले हाथ मुंह धोना, स्वच्छ स्थान पर बैठना और मन को शांत रखना, यह सब यहाँ की सामान्य परंपरा थी। ह्वेनसांग भारतीय जीवन शैली के बारे में लिखते हैं कि नियमित स्नान करना, साफ वस्त्र पहनना और घरों को पवित्र रखना, यह सब सामान्य आदतें थीं। उन्हें यह देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि गर्म जलवायु के बावजूद लोगों का जीवन अनुशासित और संतुलित था। शहरों में व्यवस्थित सड़कें थीं, बाजार समृद्ध थे और धार्मिक स्थलों के आसपास शांत वातावरण बना रहता था। भारतीय पहनावे का वर्णन करते हुए वे बताते हैं कि लोग हल्के, साफ और सादे वस्त्र पहनते थे। पुरुष प्रायः सूती वस्त्र धारण करते थे, जबकि स्त्रियां रंगीन और सुंदर परिधानों में दिखाई देती थीं। आभूषणों का प्रयोग होता था, लेकिन वह केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा था। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सादगी और सौंदर्य दोनों साथ साथ मौजूद थे। शिक्षा और ज्ञान के प्रति ह्वेनसांग बार बार एक बात पर लौटते हैं, भारत में ज्ञान का अत्यंत सम्मान था। वे लिखते हैं, राजा स्वयं विद्वानों को संरक्षण देते थे, मठ और विश्वविद्यालय समाज द्वारा समर्थित थे और दूर दूर के देशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। उनकी दृष्टि में भारत केवल एक भूभाग नहीं था बल्कि एक जीवित ज्ञान की परंपरा था। आज 1400 वर्षों बाद भी इतिहासकार जब 7वीं सदी के भारत को समझना चाहते हैं तो वे ह्वेनसांग की इसी पुस्तक की ओर लौटते हैं, क्योंकि यह केवल यात्रा वृत्तांत नहीं बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और आध्यात्मिक जीवन का सबसे विश्वसनीय चित्र है। कभी कभी इतिहास राजाओं और युद्धों से नहीं बल्कि एक अकेली यात्री के कदमों से बदलता है। ह्वेनसांग ने कोई साम्राज्य नहीं जीता, लेकिन उन्होंने दो महान सभ्यताओं भारत और चीन को ज्ञान के पुल से जोड़ दिया। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।